Good morning, students. Today we are going to study Central Bank of India. It is a part of banking chapter of macroeconomics. Central Bank of India is also known as Reserve Bank of India or RBI. So, what do you mean by central bank? The apex bank. Apex means topmost. The apex bank of a country that controls or regulates. The apex bank of a country that controls or regulates the entire monetary system. The entire monetary system or the entire banking system of the country is called central bank. ओके तो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट बैंक है, जो कि पूरा देश का मॉनेटरी सिस्टम को या बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, उसे देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो हमारे देश में भी जो सेंट्रल बैंक है दूसरे देशों के जैसा हमारे देश का सेंट्रल बैंक को आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई परफॉर्म्स these functions. First function is bank of issuing notes. So the central bank of a country has the exclusive right or the monopoly right of issuing notes in the economy. This function is also known as the currency authority function of the central bank. Okay, the bank of issuing notes function, इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कहा जाता है। मतलब कि द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंजॉयज मोनोपोली राइट और एक्सक्लूसिव राइट ओवर the issue of currency notes in the economy. Okay, now the second one, banker to the government. जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का एक बैंक होता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को कैसे मदद करता है? एज ए बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज एन एडवाइज़र। ये तीन रूप में वो गवर्नमेंट को मदद करता है। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? मतलब कि गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारा हिसाब किताब सेंट्रल बैंक करता है। दूसरा होगा एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक उसका सिक्योरिटी को सेल या परचेज करता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द एजेंसी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। नाउ द लास्ट वन इज एडवाइजर। इट इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। हाउ? It frames policies to regulate the money market. Okay, whenever the government needs, RBI frames suitable monetary policy to regulate the money market of the economy. Okay, in this way central bank performs banker to the government function. Now third one is bankers bank. बैंकर्स बैंक, जैसे कि अभी हम लोग कमर्शियल बैंक में पढ़े, कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उनको लोन देता है। उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब उनको ज़रूरत पड़ता है सेंट्रल बैंक से वो लोग लोन लेते हैं। इस तरह से सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बैंकर्स बैंक, ठीक है।
So the central bank accept deposit from the commercial banks and offer them loans at the time of need. ओके, तो सेंट्रल बैंक सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के बैंक नहीं होता है, ये कमर्शियल बैंक के लिए एक सुपरवाइज़र का भी काम करता है। कैसे? मतलब कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आरबीआई का डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इट मीन्स दैट, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है इफ ए कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फिनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, जब एक कमर्शियल बैंक कहीं से भी किसी भी तरह का फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं पाता है, तब वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है और सेंट्रल बैंक उसको उस समय मदद करता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। ओके, बाय ऑफरिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन ए सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, द सेंट्रल बैंक एंश्योर्स दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक। जब भी कोई कमर्शियल बैंक किसी भी तरह का फिनेंशियल रिक्वायरमेंट करता है तो उस समय सेंट्रल बैंक उसको लोन देता है और लोन प्रोवाइड करके वो इंश्योर करता है कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम जो है वो सही से स्मूथ वे में चले। ठीक है, और जो मनी मार्केट है वो स्टेबल हो जाए, इसीलिए वो हमेशा कमर्शियल बैंक को मदद करता है। क्लियर हो गया? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब कमर्शियल बैंक कहीं से भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन या फाइनेंशियल हेल्प नहीं पाते हैं तब उस समय सेंट्रल बैंक उनको मदद करता है। हो गया? दिस नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, जितना भी फॉरेन करेंसी है उसका कस्टोडियन सेंट्रल बैंक होता है या आरबीआई होता है। ठीक है, मतलब कि फॉरेन करेंसी हमारे देश में कितना रहेगा उसका डिसीजन आरबीआई करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, इट हैज़ डिफरेंट पॉलिसीज लाइक मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो जो मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम है उस मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम के थ्रू वो फॉरेन करेंसी को मार्केट में सप्लाई करता है या मार्केट से वो डिमांड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। देखो इसका नाम से उसका फंक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा। क्लियरिंग हाउस मतलब घर साफ करना, ये घर नहीं साफ करता है। यहाँ पे हाउस हो गया पार्टी, ठीक है, और क्लियर मतलब उसको क्या मतलब जो उनका जो नीड है उसको वो सेटिस्फाई करता है, दिस नोन एज क्लियर। ठीक है, तो इस फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि देयर आर टू बैंक्स, वन इज़ ए अनदर वन इज़ बी। तो ए बैंक हैज़ टू रिसीव ए चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम बी एंड बी बैंक हैज़ टू रिसीव ए चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब ए जो है बी से कुछ पैसा रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ चेक और बी जो है ए से कुछ पैसा रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ चेक। अब आपको जैसे बताए बैंकर्स बैंक, तो ए और बी दोनों बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास है। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपना चेक जाके जमा कर देंगे आरबीआई में। अब क्या करेगा आरबीआई? ए को जितना पैसा देना है बी को, वो ए के अकाउंट से उतना पैसा काट के बी के अकाउंट में जमा कर देगा और बी को जितना पैसा देना है ए को, उतना पैसा वो बी के अकाउंट से काट के ए के अकाउंट में जमा कर देगा। समझ में आया? इस तरह से क्या होगा कि दोनों का जो चेक है वो क्लियर हो गया।
ठीक है, दोनों का चेक क्लियर हो गया, दोनों पार्टी का चेक क्लियर हो गया, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं गया। समझ में आया? ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े लास्ट चैप्टर में कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक के पास अगर कैश रहता है, अगर कैश रहेगा कमर्शियल बैंक के पास, तो उसको वो लोन दे देता है। ठीक है, अब उसको अगर लोन दे देगा तो मार्केट मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक दोनों पार्टी का चेक को क्लियर कर देगा, लेकिन किसी को भी कैश नहीं देगा। दिस फंक्शन इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओके, नाउ द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मनी क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएट करना, ये कमर्शियल बैंक का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वो करेगा ही वो सब। लेकिन मनी सप्लाई जो क्रेडिट क्रिएट करता है या मनी क्रिएट करता है, उसमें मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो इकोनॉमी के ऊपर वो एडवर्स इफेक्ट करता है। इसीलिए आरबीआई हमेशा एक क्रेडिट को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़ टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या है वो, किस तरह से वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है? इसके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा इकोनॉमी के ऊपर इक्वली इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब पूरा इकोनॉमी मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन जो क्वालिटेटिव है, इसका दूसरा नाम हो गया आपका सिलेक्टिव। इसीलिए इसका नाम सिलेक्टिव रखा गया है, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव एरिया में ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, या तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, और इसका नाम हो गया क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आते हैं? सबसे पहले हो गया बैंक रेट, दूसरा हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा CRR, और चौथा हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? द रेट एट विच, remember, the rate at which central bank lends money to the commercial bank. ठीक है, the rate at which central bank lends money to the commercial bank is called bank rate, and the rate at which commercial bank lends money to general public is called interest rate. ठीक है, जिस रेट में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है उसे कहते हैं बैंक रेट, और जिस रेट में कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक को उधार देते हैं उसे कहते हैं आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब बैंक रेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? तो इस बैंक रेट के थ्रू किस तरह से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा? देखो, सपोज देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। देयर इज इन्फ्लेशन। व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। कैसे पता चला? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, दाम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है ना, अब इसको कंट्रोल करना है। कैसे करेगा? जो आरबीआई है वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। देखो, बैंक रेट को जैसे बढ़ा देगा, ठीक है ना, जैसे बैंक रेट बढ़ा दे, मतलब 5%, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5% से मान लो उसको 10% कर दिया। ठीक है, 5% था उसको 10% कर दिया। अब क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें से कुछ कमर्शियल बैंक्स होंगे जो कि 10% में आरबीआई से उधार लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक का संख्या कम हो गया जो कि आरबीआई से उधार लेंगे। उसके बाद क्या होगा? अगर ये
10% में उधार लिए, कुछ कमर्शियल बैंक से अगर 10% में उधार लिए भी, तो वो लोग क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को निश्चित रूप से 10 से ज़्यादा रेट में उधार देंगे, 15% में देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो जनरल पब्लिक है वो लोग डिस्करेज हो जाएंगे टू बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। समझ में आया, ठीक है ना। जब वो 5% में रहते थे तो इनको वो 10% में उधार देते थे, हो गया। जब वो 10% लेंगे, निश्चित रूप से 15 में दे देंगे, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, तो 15% लेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो जनरल पब्लिक होगी, सम ऑफ देम विल बी डिस्करेज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई अगर कम हो गया तो आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। क्लियर हो गया ना। सेकेंड वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स द सेंट्रल बैंक सेल्स एंड परचेज सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। द सेंट्रल बैंक सेल्स और परचेजेज सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। क्लियर हो गया। दिस इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको OMO कहा जाता है, OMO, कोई कोई बुक में से लिखा होगा OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो थ्रू प्रॉपर चैनल, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ये मत समझो कि पुराना बाजार जैसा होगा, आलू प्याज जैसे जमा कर रखते हैं वैसे ही रखा रहेगा, ऐसा नहीं है। थ्रू प्रॉपर चैनल, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ये सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करता है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे कि हो गया आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC पढ़े थे मनी चैप्टर में, NSC हो गया, ये हो गया सरकार का सिक्योरिटी या बॉन्ड, इसको ये बेचता है या खरीदता है। तो अगर एक एग्जांपल देते हैं, अगर वो NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर बेचेगा, सेल करेगा ओपन मार्केट में, मतलब कमर्शियल बैंक के थ्रू अगर बेचेगा, ठीक है ना, तो लोग उसको मान लो परचेज करेंगे, बेचे मतलब लोग परचेज करेंगे उसको। लोग अगर उसको परचेज करते हैं तो अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया का अगर वो NSC परचेज किया, मतलब 1 लाख रुपया वो कमर्शियल बैंक को दे देगा, और उसके बाद उसको क्या मिलेगा, एक कागज़ मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, उसमें लिखा होगा 1 लाख रुपया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, कब जमा किया लिखा रहेगा, और कब पैसा मिलेगा वो लिखा रहेगा। बस 1 लाख रुपया ले लिया, ठीक है। देखो 1 लाख रुपया कमर्शियल बैंक में जमा हो गया और आपको मिल गया एक ठो कागज़। बस इस तरह से वो इकोनॉमी से इतना अमाउंट ऑफ मनी को वो सोख कर लेता है। समझ में आया। और उसी समय और दूसरा क्या होता है, जब इसका टाइम हो जाएगा आप कागज़ को जाकर जमा कर दोगे फिर बैंक में, ठीक है ना। कागज़ जैसे जमा कर दोगे फिर इसके बदले जितना उसको देना होगा, मान लो कि 5 साल बाद आप जाके जमा किए, 5 साल में ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिखा गया उसमें, ठीक है। ऐसा दोनों के बीच में, आप दोनों पार्टी के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट कि 5 साल में ये 1 लाख रुपया डबल हो जाएगा। तो 5 साल बाद जब आप इसको वापस, डेट लिखा होगा इसमें, इस समय जाके इसको वापस कर दोगे तो आपको वो 2 लाख रुपया दे देगा। मतलब क्या हुआ कि इस सिक्योरिटी के वो अगेन परचेज कर लिया। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिक्योरिटी को सेल या परचेज करता है, और मार्केट से एक्स्ट्रा जो मनी होता है उसको सोक करता है, या तो एक्स्ट्रा मनी वो सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। इसको ये कैसे काम करेगा इन्फ्लेशन में, देखो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, जैसा अभी बताया आपको, इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, दाम बढ़ रहा है, इसीलिए तो दाम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ज़्यादा पैसा है, तो क्या करेगा, NSC को बेचेगा। NSC एक एग्जाम्पल है सही, तो ये बेचेगा, तो जो लोग परचेज करेंगे वो लोग का पैसा वो ले लेगा, कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा, तो उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, और परचेजिंग पावर अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली चीज़ों का दाम भी घटने लगेगा। इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और वाइस वर्सा। इसी के अंदर आता है 2 चीज़ें, एक हो गया रेपो रेट, एक हो गया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज। रेपो रेट मतलब रीपरचेज रेट, रिवर्स रेपो रेट मतलब रिवर्स रीपरचेज रेट, ठीक है। तो क्या है, देखो ये जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म 15 दिन, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट, द शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट, ठीक है ना, याद रखना, द शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट ऑफ सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। याद रखना इसमें शॉर्ट टर्म, ठीक है। रेपो रिवर्स रेपो में शॉर्ट टर्म यूज होता है, क्लियर हो गया।
जैसे ये होगा मान लो RBI, ठीक है, ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिन के लिए जिस रेट में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देगा उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। द शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट ऑफ सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। एंड द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट, द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट मतलब RBI उधार लेगा कमर्शियल बैंक से, द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट ऑफ सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है तो रेपो रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई होता है। और जैसे ही बैंक रेट काम करता है, जिस तरह से बैंक रेट काम करता है उस तरह से रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट भी काम करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हम लोग सुने थे नाम इसका मनी कमर्शियल बैंक चैप्टर में। क्या है ये? द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that the commercial banks have to keep with RBI is known as CRR, ठीक है ना। the percentage of total deposit that the commercial banks have to keep with RBI is known as CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो जैसे वहाँ बताया था आपका, मान लो कैश रिजर्व रेशियो ये 5% था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो डिसाइड करेगा RBI, ये 5% से बढ़ा के उसको 10% किया, ठीक है। क्यों किया बताते हैं अभी आपको। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन था, इकोनॉमी इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है ना। दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है ना, इसीलिए दाम बढ़ रहा है। अब उसको कंट्रोल करना है, तो मान लो कि पहले 5% था, CRR पहले 5% था, अब वो क्या करेगा, उसको 10% कर देगा, 5% से बढ़ा के 10% कर देगा। इसका मतलब समझे आप, 5% 10% मतलब अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया है तो वो वहाँ से 5 रुपया जाके वो लोग RBI में जमा कर देंगे। क्लियर हो गया। अगर 100 रुपया है टोटल डिपॉजिट तो 5 रुपया RBI में जमा कर देंगे, तो कितना पैसा बचा उनके पास? 95। अब इस 95 रुपीज़ को वो लोग लोन देते थे, याद हुआ ना, याद आया? क्लियर हो गया। अब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, CRR को अब 10% कर देगा। तो 10% करने मतलब अगर उनके पास डिपॉजिट 100 रुपीज़ है तो वहाँ से वो 10 रुपया RBI में जाके जमा करेंगे। इस तरह से क्या हुआ, 90 रुपया वो लोग पास बच गया लोन देने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि RBI जो है इस CRR को बढ़ा के, देखो 5 रुपया, पहले 95 रुपीज़ लोन देते थे, अब 90 रुपया लोन देंगे, मतलब 5 रुपया कम कर दिया ना। मतलब समझ लो पूरा इकोनॉमी में 5 रुपया सप्लाई को रोक दिया वो, ठीक है ना। क्लियर। जैसे ही मनी सप्लाई रुक जाएगा, कम हो जाएगा, रुक जाएगा मतलब कम हो जाएगा, तो लोगों का पर्चेसिंग पावर भी कम हो जाएगा, पर्चेसिंग पावर कम होगा तो इन्फ्लेशन भी आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। लास्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स दैट द कमर्शियल बैंक्स आर हैविंग विद देम, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक के पास जितना टोटल एसेट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको अपने ही पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश विद देम इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो SLR है ये एग्जैक्टली CRR जैसा ही काम करता है, ठीक है। तो CRR और SLR का काम करने का तरीका एकदम समान होता है। नेक्स्ट हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में पहले आता है तुम्हारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो हम लोग जब कमर्शियल बैंक पढ़े तो वहाँ पे पढ़े थे, कमर्शियल बैंक जब भी किसी को उधार देता है उसके बदले वो कोलेटरल जमा करता है, ठीक है। कोलेटरल ये तो सिक्योरिटी रखता है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये जो कोलेटरल है इसका वैल्यू, कोलेटरल का वैल्यू जो है लोन अमाउंट से ज़्यादा रहता है, सिक्योरिटी का वैल्यू ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू लोन अमाउंट। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ इसे कहते हैं आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट,
ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करके भी वो मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे समझो, मान लो कि आप 1,00,000 रुपया का कोलेटरल जमा किए और उसके बदले आपको 80,000 रुपया मिला लोन में, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों में? 20,000 डिफरेंस आ गया। सो दिस 20,000 इज नोन एज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करके भी आरबीआई मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट हो तुम्हारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग क्रेडिट का मतलब हो गया फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोटा फिक्स करने को कहा जाता है आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपका कोटा फिक्स करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के लिए वो कोटा फिक्स करते हैं। ठीक है, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी। जब ट्रेडिंग एक्टिविटी को आपको चेक करना होता है उसी समय आरबीआई ये मेथड को अप्लाई करता है। ठीक है, जनरली ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम करने के लिए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का जो फंक्शन है इसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा मोरल सुएसन। क्या है मोरल सुएसन? मोरल सुएसन का मतलब होता है आरबीआई परसुएट्स और प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो रूल्स है उसे डायरेक्टिव बोलते हैं। वो डायरेक्टिव्स को या रूल्स को कमर्शियल बैंक को फॉलो करने के लिए समझाता है मोराली। ठीक है, मोराली उनको परसुएट करता है या प्रेशराइज करता है। ठीक है, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। क्लियर हो गया? हो गया। अब अगर वो लोग नहीं मानते हैं एक्सट्रीम केस में, तो वो डायरेक्ट एक्शन मतलब उनका लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उनका लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। इस तरह से ये 4 हो गया आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और ये 4 हो गया आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।